वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। यह बिहार जे मॉक इंटरव्यू का पार्ट 22 है। इस वीडियो का थीम है बी ट्रूथफुल बी ऑनेस्ट। तो देखिए, ये चीज़ हमें भी बड़ी नागवार गुजरती है कि मेंस में आपके बहुत शानदार नंबर हैं। अगर इंटरव्यू का मार्क्स नहीं भी जोड़ा जाए तो भी कट ऑफ से ज़्यादा आपका नंबर है, लेकिन इंटरव्यू में आपका 35 से कम आ गया, आप फेल कर गए, आपका सपना चकनाचूर हो गया और आप बाहर हो गए। तो यह जो क्राइटेरिया है, यह कितना सही कितना गलत, इस पे हमने पहले भी वीडियो बना के कह रखा है, लेकिन फिलहाल पार्ट 21 में भी मैंने इस पे चर्चा किया था। तो आप देखिए, जो लोग आपका इंटरव्यू लेंगे, माननीय जज साहब लेंगे, हाईकोर्ट के सिटिंग जज साहब, तो उनके सामने अगर आप ट्रूथफुल नहीं हैं, ऑनेस्ट नहीं हैं, तो इन चीज़ों को काफ़ी सीरियसली और आपके अगेंस्ट लिया जाता है। एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि बी ट्रूथफुल बी पॉजिटिव। यह पार्ट 22 है। हर वीडियो में दो दो चार चार करके हम लोगों ने काफ़ी इंफॉर्मेटिव सी चीज़ें रखी है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इन तमाम वीडियोज को ध्यान से देखिएगा, बगैर स्किप किए हुए। और इसके अलावा बिहार एपीओ मॉक इंटरव्यू के भी दौरान 70 वीडियो हैं। उन सारे वीडियोज को अगर आप देख लेते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं, आंसर को भी लिख लेते हैं और मिरर प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हो सकता है। और अगर अंत में यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर इनकेस आप कैंडिडेट नहीं हैं तो जो आपकी जानकारी में बिहार जे मॉक इंटरव्यू के कैंडिडेट हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। तो आइए देखते हैं यह पार्ट 22। और पहला क्वेश्चन, एविडेंस एक्ट के सारे क्वेश्चन कंप्लीटली पोस्ट कर दिए गए हैं और 20-20 करके सभी क्वेश्चन पोस्ट किए जाएंगे। और नोटिस निकाल देंगे ग्रुप में। आप में से कुछ बच्चे लोगों का 1-to-1 सेशन पे कॉल गया था, लेकिन कुछ लोग कॉल नहीं पिकअप कर पाए थे। अब शेड्यूल इतना बिजी है कि अगर आप कॉल पिकअप नहीं कर पाएंगे तो फिर बाद में कब आपका रीशेड्यूलिंग होगा कहना बहुत मुश्किल है। आपको एक सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है 1-to-1, तो उसका लाभ उठाइए। नोटिस निकाल दूंगा अभी थोड़ी देर में। और so far as this एविडेंस एक्ट के कल कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था? बर्डन ऑफ प्रूफ हुआ था या होने वाला है? बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हुआ था। तो बर्डन ऑफ प्रूफ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। जो लोग आंसर नहीं दे पाते हैं वहाँ इंटरव्यू के दौरान, तो उनसे पूछा जाता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है। अब चलिए दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ से रहता ही रहता है क्वेश्चन, और जानना चाहिए जो आपके वहाँ पे जो इंटरव्यू चलेगा वो हाईकोर्ट के जज साहब लेंगे। तो ऐसा देखा गया है कि जज साहब लोगों का ओरिएंटेशन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ थोड़ा ज़्यादा होता है। तो हमारे जितने भी आंसर्स जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, सारे के सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए ही है। तो चलिए पहला ये बताइए कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है? आलोक कुमार चौरसिया। जी सर, बर्डन ऑफ प्रूफ मीन्स वह तथ्य जिससे न्यायालय में किसी बात को साबित किया जा सके, उसे बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं। वह तथ्य जिससे न्यायालय में किसी बात को साबित किया जा सके। जी, वह तथ्य या प्रमाण जिससे किसी बात को, किसी मतलब उस विवाद को
साबित किया जा सके उसे ही बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं। यह आंसर उतना अच्छा आंसर नहीं है। अगर कोई पक्षकार चाहता है कि अदालत उसके पक्ष में फैसला सुनाए तो उन तथ्यों को उस पक्षकार को साबित करना पड़ेगा, और इस भार को बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन का हिंदी एग्जैक्टली हम नहीं जानते हैं, भार बोलते हैं। हाँ, तो उस पक्षकार पे उन तथ्यों को साबित करने का भार होगा, इसे हम लोग बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं। अंग्रेजी मीडियम में, हिंदी मीडियम में और कोई है तो पहले ट्राई कर लीजिए। हम है सर, बोले सर। हाँ बोलिए। सर बोलते हैं तो सबूत और का भारी विपरीत है या तात्पर्य है कि जो कोई न्यायालय से यह चाहता है, कोई ऐसी विधि मतलब ऐसा कानूनी पक्ष है या अधिकार है या दायित्व है जिसके बारे में निर्णय तो जो पक्षकार बोल रहा है के बारे में जो उसके अस्तित्व को जानता है और उसको प्रस्थान करता है, वो उसके बारे में बताता है या उसको डिनाई करता है, उसको उसके बारे में माने और उसके बिहाफ में अपना निर्णय दे। देखिए, जज साहब लोग को भी काफी टाइम हो गया होता है, जो हाईकोर्ट के जज साहब लोग होते हैं, और उनका पहला चॉइस है कि आपका नपातुल्ला शॉर्ट आंसर हो। तो इसमें दो तीन चीज को समावेश करके आप बोलने का प्रयास कीजिए कि अगर किसी तथ्य के आधार पर पक्षकार चाहता है कि अदालत अपना फैसला उन तथ्यों के आधार पर सुनाए, तो उन तथ्य को अदालत में साबित करने की जिम्मेवारी उसी पक्षकार पर होती है। शॉर्ट मतलब हिंदी हमारा उतना मतलब शॉर्ट में। हाँ जो बात का जो पक्षकार न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय उसके पक्ष में अपना निर्णय ले, तो उसे उस तथ्य को न्यायालय में साबित करना पड़ेगा, यही सबूत का भार। हाँ, ये ठीक है। और कोई है हिंदी मीडियम में? हाँ, अंग्रेजी मीडियम बताइए, व्हाट इज बर्डन ऑफ प्रूफ? हाँ बताइए। Burden of proof is an obligation on a party to prove the assertion what he has made, so that the court make the judgment in his favor. यस प्रज्ञा, आप बताइए। Yes, sir. So, burden of proof, so it is an obligation on the party who wants to, sorry, sir. So, can I repeat it? Yes. The burden to prove a fact lies upon the party who asserts a fact and sorry, sir. ट्राई फिर से कर लीजिए। और कोई ट्राई करना चाहेंगे? यस बताइए, तन्नू कश्यप बताइए। Sorry. Sir, burden of proof is always on prosecution, and it is the burden of proof means the person who claims or who assert the fact, he has to prove the same. तो अगर ऐसे कहेंगे कि बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज ऑन प्रोसिक्यूशन, Yes. तो आपको क्रिमिनल केस भी उसमें ऐड करना पड़ेगा। और इनिशियली ये रहता है, प्रिजम्पशन आ गया तो हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कि प्रिजम्पशन का रोल क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है। आप पूरे मतलब इस चीज को थोड़ा बारीकी से और प्रैक्टिकल अंदाज में समझना है। और कोई एनीवन एल्स? बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बोलिए। यस वानी। बताइए, माइक ऑन कीजिए, बताइए वानी। Hello. यस बताइए। Sir. Any person who desires the court to give a decision on the basis of facts which he asserts, he has the obligation to prove those facts. That is called burden of proof. That is called his burden of proof.
Yes, sir, he's burden of proof. This is a better answer and good answer. नेक्स्ट क्वेश्चन कि बर्डन ऑफ प्रूफ का इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ? इसी अंदाज में यह सवाल पूछा गया कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। अब हम लोगों के पास जो सवाल पहुंचते हैं, अब वहाँ एक्चुअली क्या पूछा गया, स्टूडेंट ने उसको क्या समझा और उसने हमें क्या बताया। तो 3-4 चैनलों, अब हम लोग तो इंटरव्यू देते नहीं, ये हम लोगों की आपसी बातचीत पे है कि पिछले इंटरव्यू में क्या सवाल पूछेगा। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ, ये लिटरली अगर कहें तो उतना बढ़िया तो नहीं कहा जाएगा क्वेश्चन। अब चलिए जो भी है अब जान लीजिए व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। एक लाइन का इफेक्ट है, अगर आपको कोई फैक्ट प्रूव करना है, उसका बर्डन आप पे है और आप वो फैक्ट साबित नहीं कर पाए, तो उस तथ्य के आधार पे क्या अदालत कोई फैसला सुना पाएगी? In the absence of evidence। तो इसी चीज को हमें बोलना है, कैसे बोलेंगे? Anyone? So the effect of burden of proof is that if the party on whom the burden of proof lies does not or fails to prove the fact, then he will fail. Like the judgment will not be pronounced in his favor. Judgment will not be pronounced favor नहीं on the basis of that fact। तो ये ओनस ऑफ प्रूफ क्या होता है? The onus of proof during the proceeding it shifts from one party to another. ट्राई कीजिए, ओनस ऑफ प्रूफ क्या होता? यस अंकित। Sir, onus of proof means, sir, if a party loses the case with no evidence at all is against. तनु कश्यप। Sir, onus of proof means the onus which always shift from one person to another. When some fact is proved by one party and if other party prove the same, then the burden of proof shift on such person. Your answer is not wrong, but it is also not good। ये थोड़ा मैं कमेंट, आंसर इज नॉट रॉन्ग, यू आर क्लोज टू द आंसर बट presentation is not good। yes निधि। सर कोई फैक्ट प्रूव हो चुका है, उसको डिस्प्रूव करने का जो बर्डन होता है उसको बोनस ऑफ प्रूफ कहते हैं और यह हमेशा चेंजेबल। हाँ, ये कुछ हद तक आपका आंसर ठीक है। Sir, Yes. burden, Yes, burden of proof means, sir, it is a burden, shifting burden, sir. If the burden of proof is shifting burden। it shifts upon the other party, sir. burden of proof shifts, Yes, sir. And burden of proof never shifts। Onus of onus of proof, sir. Sorry, onus of proof shifts, sir. ओनस ऑफ प्रूफ, देखिए मैं आपको थोड़ा समझा दूं। आप सब लोगों ने मेहनत बहुत करा है, किताबों से मतलब समझने की बजाय ज़्यादा ध्यान दिया है, रट लिया है उसको। कानून की लैंग्वेज थोड़ी ऐसी है, अगर मान लीजिए कि सिंपल लैंग्वेज होता, समझ में आ जाता लॉजिक, तो कोई भी नहीं रटेगा। अब नहीं समझ में आता या लॉजिक नहीं समझ में आता, इसलिए मजबूरी में रटते हैं बच्चे लोग। मैं भी जब स्टूडेंट था तो मैं भी यही करता था जो आप लोगों ने किया। ओनस ऑफ प्रूफ पहले तो समझिए, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको।
जब बर्डन ऑफ प्रूफ सक्सेसफुली डिस्चार्ज हो जाता है तो दूसरी पार्टी की जिम्मेवारी होती है कि जो फैक्ट साबित हुआ है उसको डिस्प्रूव करें। तो when the initial burden of proof is properly discharged, a duty is casted upon other party to disprove that fact. If the other party fails to disprove that fact, then there may be a judgment against the other party. अब इसके बाद आप आगे बता सकते हैं कि it keeps on changing. बर्डन ऑफ प्रूफ कभी भी चेंज नहीं होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ इनिशियल बर्डन जनरल रूल है कि लॉ इज नथिंग मोर देन कॉमन सेंस। पुराने जमाने से हम लोग सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि जो कहेगा वो भरेगा, जो कहेगा वो साबित करेगा। तो कानून ने भी उन्हीं चीजों को लिया है। वन हु alleges a fact needs to prove that fact। इसी को लीगल लैंग्वेज में घुमा फिरा के लिख दिया। कोई नई चीज, कानून का एक भी प्रोविजन नया नहीं है, ये हम लोगों के ह्यूमन एक्सपीरियंस से बना है और इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं कि लॉ इज नथिंग मोर देन कॉमन सेंस। डिफिकल्टी इज दैट कॉमन सेंस समटाइम बिकम्स हाईली अनकॉमन। तो एनीवे, तो ओनर्स ऑफ प्रूफ तब आता है जब इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ इज सक्सेसफुली डिस्चार्ज्ड। अगर बर्डन ऑफ प्रूफ सक्सेसफुली डिस्चार्ज नहीं हुआ तो ओनर्स का सवाल ही नहीं पैदा होता। और ओनर्स एक बार शिफ्ट, मतलब ओनर्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अदर पार्टी टू डिस्प्रूव द फैक्ट। तो विथ दीज इनपुट्स क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछा जाए कि व्हाट इज ओनर्स ऑफ प्रूफ, ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बर्डन ऑफ प्रूफ एंड ओनर्स ऑफ प्रूफ। तो इस तरह के पहला क्वेश्चन कि अगर पूछा जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बर्डन ऑफ प्रूफ एंड ओनर्स ऑफ प्रूफ, आप लोग थोड़ा रनिंग नोट भी बनाते चलिए। मेरा शेड्यूल कुछ ऐसा हो गया कि यूट्यूब पे वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं, मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे जो भी तो रनिंग नोट में पहले वीडियो जाता था तो देख लिया, तो रनिंग नोट में नोट करते चलिए। पहला क्वेश्चन, आई विल टेक द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बर्डन ऑफ प्रूफ एंड ओनर्स ऑफ प्रूफ। द बर्डन ऑफ प्रूफ इज स्टैग्नेंट, इट नेवर चेंजेस एंड ओनर्स ऑफ प्रूफ कीप्स ऑन चेंजिंग। तो ये डिफरेंस आपका हो गया। पूछा जाए कि व्हाट इज ओनर्स ऑफ प्रूफ, तो आपका आंसर नपातुल्ला आंसर, व्हेन द इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ इज सक्सेसफुली डिस्चार्ज इट बिकम्स responsibility of the other party to disprove that fact. When the initial burden is discharged, it becomes responsibility of the other party to disprove that fact. If the other party fails to disprove that fact, there may be a judgment against that party. बर्डन का भी मतलब वही होता है जो मतलब ओनर्स का होता है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जब डिस्चार्ज हो गया, ए फैक्ट प्लीडेड एंड प्रूव्ड, देन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हमें वी नीड टू ऑडी अल्टरम पार्टम, दूसरी पार्टी को भी सुनना। एक पार्टी के खिलाफ कोई फैक्ट आया, बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज हो गया, वो साबित हो गया, तो अब दूसरी पार्टी को उसको नकारना, तो दूसरी पार्टी को उसको डिस्प्रूव करना। इफ द अदर पार्टी फेल्स टू डिस्प्रूव दैट फैक्ट, तो क्या होगा, पहले वाले की बात मानी जाएगी। पहले वाले की बात मानी जाएगी तो क्या होगा, देयर में बी ए जजमेंट अगेंस्ट द अदर पार्टी एंड इन फेवर ऑफ द फर्स्ट पार्टी हु हैज सक्सेसफुली डिस्चार्ज्ड हिज बर्डन ऑफ प्रूफ। तो विथ दीज इनपुट एक बार आप ट्राई कीजिए, बोलना तो आप ही को है। What is onus of proof?
प्लीज ट्राई। मैं यहीं बैठा हूँ, कोई गलती होगी तो ठीक करूंगा। जी बोलिए वानी। Sir, when initial burden of proof is properly discharged by the party who has brought the suit, then then there is a responsibility casted on the opposite party to disprove those facts. It is called onus of proof, which will keep on changing throughout the case till a judgment is reached. देखिए मेंस टाइप का आंसर नहीं देना है इंटरव्यू में। आपने कहा कि इनिशियली डिस्चार्ज हुआ ब्रॉट द सूट। डिफेंडेंट पे नहीं होगा बर्डन ऑफ प्रूफ। डिफेंडेंट ने रिटन ऑब्जेक्शन रिटन स्टेटमेंट में कोई डिफेंस लिया है तो दैट बर्डन में भी ऑन द डिफेंडेंट। इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज इट इज द प्लेंटिफ ऑन होम देयर इज बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ अगर डिफेंडेंट ने कोई फैक्ट एलेज करा है तो वो बर्डन किस पे होगा? Defendant person. तो इसलिए मतलब, और इसीलिए मैं कहता कि बच्चे लोग, अभी आप लोग फ्रेशर हैं, अभी आपकी एंट्री हुई है लीगल फील्ड में, यह किंतु परंतु का सब्जेक्ट है। एक शब्द आगे पीछे हो जाए, हम लोग एविडेंस एक्ट में वो डिस्कस कर रहे थे, और जस्ट मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। एडल्ट्री जजमेंट को स्ट्रक डाउन कर दिया जोसेफ साइन वाले केस में, राइट। द डिफिनीशन ऑफ एडल्ट्री ये था, डिफिनीशन ऑफ एडल्ट्री कि एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट परमिशन ऑफ द हस्बैंड। क्या ये बात ठीक है? एक्स्ट्रा मैरिटल इंटरकोर्स विदाउट परमिशन ऑफ द हस्बैंड, जो पुराना डेफिनेशन था एडल्ट्री का, इज इट करेक्ट टू से? अगर मैं कहूं कि एक्स्ट्रा मैरिटल इंटरकोर्स विदाउट कंसेंट ऑफ द हस्बैंड, नो सर। यस सर। ये पहले वाली बात के अनुसार तो ठीक, मतलब ये अपराध नहीं अगर उसकी कंसेंट से। हाँ, पहले वाले एक्ट के अब पहले वाले के आप तो एडल्ट्री है ही नहीं। तो इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरे भाई, वाइफ चैटल थोड़ा है। चैटल मतलब थिंग और कमोडिटी, कि हस्बैंड की इजाजत से होगा तो ऑफेंस नहीं, और इजाजत नहीं है तो ऑफेंस होगा। तो उन पहलुओं के मद्देनजर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड इज नॉट द मास्टर ऑफ वाइफ, वाइफ इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड। और उन्होंने कहा कि यह हस्बैंड कौन है, केवल उसी को सेक्सुअल ऑटोनॉमी चाहिए, वाइफ को भी क्यों नहीं सेक्सुअल ऑटोनॉमी चाहिए। तो इसी बात का उस समय जब ये जजमेंट आया था तो आप लोग देखे ही होंगे सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पे। हम भी हमारे पास टाइम नहीं था, आई ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, क्लैरिफाइड। तो अब मीडिया वाले को मसाला मिल गया सेक्सुअल ऑटोनॉमी। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट का वो चीज ओबिटर डिक्टा के तौर पे कंसीडर किया जा सकता है, दैट इज नॉट रेशियो डेसिडेंडी। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड सेक्सुअल ऑटोनॉमी, अगर यही शब्द इस्तेमाल करना था तो द प्रॉपर वर्ड जो है सेक्सुअल ऑटोनॉमी की जगह हम लोग सेक्सुअल इक्वलिटी भी तो बोल सकते हैं। तो देखिए, एक शब्द अगर सेक्सुअल ऑटोनॉमी बोलें और सेक्सुअल इक्वलिटी बोलें तो उन शब्दों के मेल जो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एकेडमिक पर्पज से अपने पर्सनल व्यूज फॉर लर्निंग फॉर टीचिंग पर्पज से रख रहा हूँ। तो किसी को मौका नहीं मिलता, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल ऑटोनॉमी भी कहा तो इट डज नॉट फॉर्म क्या रेशियो डेसिडेंडी, और व्हाट इज रेशियो डेसिडेंडी एंड ओबिटर डिक्टा इन अ जजमेंट। और ये पूछा गया है रेशियो डेसिडेंडी क्या होता, ओबिटर डिक्टा क्या होता। यस तनु बताइए।
Sir, ratio decidendi is a reason, whatever reason given by the judges for the decision, and obiter dicta is an opinion of a judge. So, ratio decidendi, which is followed, and obiter dicta is a just opinion. It can be followed or not. आपने रेशियो डेसिडेंडी बिल्कुल ठीक बताया कि रीजन फॉर द डिसीजन ओबिटर डिक्टा, रेस्ट इज ओबिटर डिक्टा। आपने जो बताया ठीक बताया, उसमें कोई कमी नहीं है। आप बस इतना कि रेशियो डेसिडेंडी इज बाइंडिंग फॉर द सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड ओबिटर डिक्टा इज नॉट बाइंडिंग। तो अब उसमें तो अब एक लीगल प्रोफेशनल समझ पाएगा ना कि सेक्सुअल ऑटोनॉमी का जो वर्ड है that is only obiter dicta, it's not ratio decidendi। उसमें एक और भी हुआ, और उस जजमेंट के बाद 30th में और 31st में ये क्वेश्चन उसी जजमेंट के मद्देनजर, अब ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि एडल्ट्री का कौन से जजमेंट में क्वेश्च कर दिया। पूछा गया कि एडल्ट्री क्या डाइवोर्स का ग्राउंड है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में कहा कि दो एडल्ट्री विल कंटिन्यू फॉर द पर्पसेज ऑफ मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस कंटिन्यू टू बी सेम, पीनल प्रोविजन है बीन स्ट्रक डाउन। तो डाइवोर्स जब फैमिली लॉ आप पढ़ेंगे तो एडल्ट्री इज नॉट ए ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। व्हाट इज ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स? voluntary sexual intercourse other than the spouse। तो जो ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स है वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्योंकि एडल्ट्री में देयर हैज टू बी ए मैरिड वुमन, तभी एडल्ट्री होगा। इफ द वुमन इज नॉट मैरिड, क्या एडल्ट्री होगा ऑफेंस? तो जो स्कोप है हिंदू मैरिज एक्ट का एक्स्ट्रा मैरिटल इंटरकोर्स, वो बहुत ही वाइडर है। तो पूछा गया क्वेश्चन कि जोसेफ साइन का जजमेंट पढ़ा, बच्चे लोग बोल देते हैं हाँ पढ़ा, तो एडल्ट्री इज ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स और नॉट? तो यस इट इज ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। तो यह आंसर नहीं होगा कि एडल्ट्री, though adultery is not especially mentioned as a ground of divorce, instead of adultery the section is more wider. Extramarital intercourse other than the spouse is a ground of divorce under section 13 subsection 1 clause 1। This could have been the best and proper answer। हम लोग फैमिली लॉ इसके बाद करेंगे तो उसमें बताएंगे। यहाँ तक ठीक है? किसी को कोई दिक्कत समझने में? यस वानी? Sir, adultery in general mean only ki having sexual intercourse other than your spouse. So if the No. Adultery in general means sexual intercourse other than a spouse without permission of the husband। Sir, it was the definition of IPC, sir, but generally we understand. Generally adultery, generally whatever you understand, if the statute somewhere has defined it, we have to follow definition। Adultery may be premarital intercourse, may be an example of adultery। Parties are major, they are not minor, और शादी से पहले उन्होंने इंटरकोर्स किया। That act may be immoral, that act may be adulterous, लेकिन कानून इस चीज को मना करता है। If there is voluntary intercourse and parties are major, No, sir. अनइथिकल हो सकता, इमोरल हो सकता हमारे सोशल सेटअप के हिसाब से, बट लीगली इज इट रॉन्गफुल? लीगली इज इट एन ऑफेंस? No, sir. तो एडल्ट्री को देखिए इंटरव्यू में बहुत कम समय होता है, वो लोग भी मतलब टाइम वहाँ बर्बाद नहीं होना चाहिए।
नीडलेस डिस्कशन नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए जो एडल्ट्री का कॉमन डेफिनेशन था आईपीसी में, वी हैड द सिंगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेफिनेशन ऑफ एडल्ट्री एंड दैट वाज ओनली इंडियन पीनल कोड। वी डिडंट हैव, एडल्ट्री हैज बीन नोवेयर डिफाइंड। अब नाउ एडल्ट्री का डेफिनेशन केवल कॉमन सेंस में यही आता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल इंटरकोर्स, that is adultery, but that is not correct. Even if there is extramarital intercourse with the consent of husband, that won't amount adultery. जो डेफिनेशन था अगर हस्बैंड के कंसेंट से होता तो क्या वो एडल्ट्री होता? सर तो इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, इसी चीज पे उन्होंने आर्टिकल 14, 21 और भी बहुत सारी चीजें हुई, बातें हुई, और इसी चीज पे ऑब्जेक्शन था। और उस समय का आपको याद होगा किस तरह से सोशल मीडिया पे और किस तरह से, हमको तो कानून नहीं आता उतना, लेकिन कानून के महाज्ञानी लोगों के वक्तव्य आप देखिएगा, सुन के हंसी आएगी। तो पॉइंट है कि आप एक लॉ स्टूडेंट है, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, और वही विजन दिखता है इंटरव्यू में। और इसीलिए मैं हमेशा, अब फ्रेशर हैं, आपकी टेंडेंसी यही रहेगी कि कुछ और बोल दे, कुछ और बोल दे। एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि हम थोड़ा और बोलेंगे तो बेहतर आंसर दे पाए। मेंस में भी होता, थोड़ा और लिख देते तो और बढ़िया नंबर मिलता। लॉ में आपको टू द पॉइंट, स्पेसिफिक, विथ क्लैरिटी, विथ एक्सप्रेसिव होना चाहिए, देन यू डिजर्व द मैक्सिमम मार्क। चलिए, दीज आर माई पर्सनल व्यूज। आगे बढ़ते हैं हम। ये हो गया, यहाँ किसी को कोई डाउट? Is it okay? Should I proceed further? Next, what is the effect of presumption under Indian Evidence Act? Does it take away by any way, or does it adversely affect the right of accused? प्रिजम्पशन से क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि नहीं, आई डू नॉट नो, लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछा गया। पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रिजम्पशन, बताइए। आप जानते हैं आपको जितना शॉर्ट आंसर देंगे, फंसने के उतने कम चांस होंगे और उतना आपका बेहतर और प्रॉपर आंसर होगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रिजम्पशन आप में से हर कोई जानता है। आप सोचिए, कोशिश कीजिए, बोलिए। बोले सर। हाँ हाँ। जब कभी न्यायालय के रिसर्च की अवधारणा करता है तो न्यायालय जिस पक्ष के समर्थन में अवधारणा करता है उसे उन तथ्यों को साबित करने का भार नहीं होता, न्यायालय उन तथ्यों को मान लेती है जब तक कि उसे दूसरे पक्ष द्वारा सबूत देकर खंडित न कर दिया जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया, खूब अच्छा आंसर है। अंग्रेजी वाले ट्राई कीजिए। यस तन्नो। Sir, presumption, though not defined, but it suggests an interest. It suggests an interest for the existence of one fact because of the existence of other fact. तो ठीक है, आपका एकेडमिक ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर फैक्ट। अब किसी आदमी के पास चोरी का माल मिला, कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया कि ही डील्स इन स्टोलन प्रॉपर्टी, तो इसमें अदर फैक्ट क्या है? सर, जैसे किसी भी एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट से वो पता लगा सकते हैं दैट समथिंग मस्ट हैव बीन हैपेंड। तो कोई भी प्रूडेंट मैन उसको बोल सकता है दैट इट हैज टू बी हैपेंड और इट मस्ट बी। एग्जांपल से समझाइए। जैसे कि अगर जैसे कहीं पे हाउस, देखिए लंबा बोले तो फंस गया। आपको सीधा ये क्यों नहीं कहते when court presumes a fact, party does not need to prove that fact.
इस आंसर में कोई कमी है? अगर कोर्ट ने किसी फैक्ट को प्रिज्यूम कर लिया तो क्या उस फैक्ट को साबित करने की है जरूरत? But if अदर पार्टी में डिस्प्रूव करने की बात तो तब आएगी ना जब फैक्ट साबित हुआ। जब फैक्ट ही नहीं प्रिज्यूम हुआ, जब फैक्ट ही नहीं साबित हुआ तो डिस्प्रूव कहां करेंगे? हवा में कहां पे करेंगे? डिस्प्रूव करने की नेसेसरी ड्यूटी नहीं होती। जब एक फैक्ट प्रूव होगा तब ना डिस्प्रूव करने की जिम्मेवारी होगी। फैक्ट ही नहीं प्रूव हुआ तो डिस्प्रूव किस चीज को करेंगे? सोचिए जरा इस पर। बोलिए। yes, sir. But sir, if any fact may presume that it can be again disproved. If court presumes a fact, it does not require its proof. कोर्ट ने प्रिज्यूम ही कर लिया तो फिर उस बात का प्रूफ किस चीज का? Yes, sir. आप थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं मे प्रिज्यूम और सेल प्रिज्यूम। एक बार मैं रिपीट करा दूं, मे प्रिज्यूम इज द प्रिजम्पशन बेस्ड अपॉन फैक्ट्स एंड सेल प्रिज्यूम आर लीगल प्रिजम्पशन। मे प्रिज्यूम में कोर्ट की डिस्क्रिशन होती, सेल प्रिज्यूम में कोर्ट की डिस्क्रिशन नहीं होती, कोर्ट इज बाउंड टू प्रिज्यूम। अगला डिफरेंस है कि मे प्रिज्यूम में इफ कोर्ट प्रिज्यूम्स ए फैक्ट, कोर्ट विल आस्क अदर पार्टी टू गिव एविडेंस टू डिस्प्रूव इट। सेल प्रिज्यूम में इफ कोर्ट presumes a fact under shall presume, court will not ask other party to give evidence to disprove that fact, but the other party shall have right to give evidence to disprove that fact. shall prove में कोर्ट एविडेंस नहीं मांगेगी, लेकिन दूसरी पार्टी चाहे तो एविडेंस दे सकती है। और कंक्लूसिव प्रूफ में कोर्ट डिस्प्रूव करने का एविडेंस ही नहीं अलाउ करेगी। ये कितना शॉर्टकट मैंने आपके लिए बनाया है, इसको लिख लीजिए, इसी को बोलिए। लंबा बोलिएगा तो फिर वो आगे पूछेंगे तो फिर वहां पे आप एक्सपोज होंगे, फिर वहां पे आपको दिक्कत हो सकती है। ये तो चलिए प्रिजम्पशन का हो गया। Whether law of presumption affects the right of accused? ये बहुत आसान सा है, इसका सीधा नो कहिए। अगर राइट ऑफ एक्यूज अफेक्ट होता तो प्रिजम्पशन से कैसे राइट ऑफ एक्यूज अफेक्ट हो जाता? कोर्ट ने प्रिज्यूम किया कोई फैक्ट, तो एक्यूज के पास भी तो मौका है उसे डिस्प्रूव करने का एविडेंस के जरिए। अगर एक्यूज को डिस्प्रूव करने का मौका नहीं दिया जाता तो हो सकता था एक्यूज के इंटरेस्ट को ये जियोपार्डाइज कर रहा है, एडवर्सली अफेक्ट। व्हेन द कोर्ट provides opportunity, may presume में, shall presume में, the other party has right to give evidence to rebut, तो फिर it does not anyway affect the right of the accused। ये आंसर। प्रिजम्पशन क्लियर? प्रिजम्पशन डिस्पेंसेज विद द प्रूफ। सर मेरा डाउट है। हाँ हाँ सर प्रिजम्पशन can presumption reduce the burden of proof? देखिए, प्रिजम्पशन डिस्पेंसेज बर्डन ऑफ प्रूफ। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम पहले फैक्चुअल प्रिजम्पशन को लेते हैं। मान लीजिए किसी आदमी के पास से ढेर सारे जाली नोट मिले और कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया कि वो नकली नोटों में डील करता है, या किसी के पास से चोरी के ढेर सारे सामान मिले और कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया। ये भी पूछा गया है कि किसी के पास से ढेर सारे चोरी के मोबाइल मिले
तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी? तो अब अगर इस तरह का क्वेश्चन हो कि किसी के पास से ढेर सारे चोरी के मोबाइल मिले, कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी? तो दैट पर्सन माइट हैव बीन डीलिंग इनटू अ स्टोलन प्रॉपर्टी। क्या चोरी के मोबाइल मिलने से यह भी साबित हो जाए कि ये वही आदमी है जिसने मोबाइल चोरी की? No, sir. क्या प्रिजम्पशन क्या है कि डील्स इन अ स्टोलन प्रॉपर्टी और कमिट्स थेफ्ट? 114 में चोरी में संपत्ति का बात है सर। हाँ, तो so far as presumption only dispenses with the proof of that fact, ये फैक्चुअल प्रिजम्पशन में। लीगल प्रिजम्पशन फॉर एग्जांपल 113B ओल्ड एविडेंस एक्ट के मुताबिक, तो प्रोसिक्यूशन वंस establishes that death was within 7 years of marriage on account of either bodily injury or burn injury or otherwise than in normal circumstances, and soon before death, victim was subjected to cruelty or harassment by the husband or his relative in connection with demand of dowry, then such death shall be presumed to be dowry death. तो ये डॉरी डेथ था, ये प्रोसिक्यूशन को साबित करना था। यहां पे एक आता है डॉक्ट्रिन ऑफ डीमिंग फिक्शन। डॉक्ट्रिन ऑफ डीमिंग फिक्शन इज रेयरली यूज्ड इनटू क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस, लेकिन इसका एक्सेप्शन है 304B कि अगर 7 years ऑफ मैरिज में डेथ हुआ है, डेथ एबनॉर्मल है और डेथ से पहले उसको हरास किया गया डॉरी के लिए, तो कोर्ट ऐसे डेथ को डॉरी डेथ मानेगी। कोर्ट डीम मतलब माना जाएगा, और ऐसे डेथ को डॉरी डेथ, एंड दिस इज बेस्ड अपॉन डॉक्ट्रिन ऑफ डीमिंग फिक्शन। दिस इज 113B इज एन एग्जाम्पल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ डीमिंग फिक्शन। तो प्रिजम्पशन बाय नो वे, अब एक्यूज को साबित करना है कि ये डॉरी डेथ नहीं था। अब एलिगेशन है डॉरी डिमांड का, एक्यूज अब साबित करेगी देयर वाज नो डिमांड ऑफ डॉरी। अब एक्यूज क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछेगा कि क्या डिमांड हुआ, किससे हुआ, क्या चीज मांगी गई, आपने क्या दिया, किस मोड पे मांगी गई, टेलीफोन पे या कहाँ पे। अब लंबा एक क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, और यही पर्पस है क्रॉस एग्जामिनेशन का, टू ब्रिंग द ट्रूथ। यह संकेत हम बीच में थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे थे, आपका कोई सवाल आ रहा था वो मैं ओवरलुक कर गया, पूछिए फिर से। सर मेरा ये क्वेश्चन है, आपने ये आंसर दे दिया। यू गॉट इट। बाकी बच्चे लोग समझ गए, अब आपको मिल गया आंसर इसका। अंकित मिल गया? जी सर, आई गॉट इट सर। हाँ, बाकी बच्चे लोग समझे इसको? Sir, if you could please explain one or two sentences exactly. कोर्ट ने अगर कोई चीज प्रिज्यूम ही कर लिया तो उस फैक्ट को साबित करने की है जरूरत नहीं। नहीं सर। तो बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्पेंस हो गया या नहीं हुआ? तो बस इट वाज ए सिंपल क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आप थॉरो हैं, गो थ्रू हैं, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन हर किसी से नहीं किए जाते, आप जनरल क्वेश्चन या ये सब क्वेश्चन का बढ़िया से सेटिस्फाई कर दिया, तो फर्दर आप आगे कितने पानी में उसके लिए होता। और इस तरह के क्वेश्चन अगर हो रहे हैं आपसे, तो आप ये मान के चलिए कि आपका स्कोर 75 प्लस हो। ऐसा नहीं है कि आप गए और स्टार्टिंग में ही ऐसे क्वेश्चन होगा।
आप जैसे ही इंटर करेंगे पहले इजी इजी क्वेश्चन होगा, धीरे 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 लेवल बढ़ता है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आप गए और बैठे और एकदम ट्रिकी क्वेश्चन होने लगे। पहले वो आपको वॉच करते हैं, देखते हैं, दे आर सिंपैथेटिक, ऑलवेज सिंपैथेटिक। अब बहुत सारी चीजें अफवाह है मार्केट में, अब आप अफवाह पे ध्यान देंगे कि क्या करेंगे वो आपका डिस्क्रिप्शन। हमारे यहाँ तो कभी भी नहीं हुआ, हर स्टूडेंट को बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए। अब वहां आप किस तेवर में बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, और भी बहुत सारी, चलिए एनीवे ये लंबा टॉपिक है। बर्डन ऑफ प्रूफ हो गया आपका। यस, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ और हस्बैंड कहता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, इसका डीएनए टेस्ट कराएंगे। वाइफ कहती है कि ये बच्चा इसका ही है, वाइफ को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वाइफ भी राजी है डीएनए टेस्ट के लिए। कैन डीएनए टेस्ट बी अलाउड? नहीं सर, I think so, yes, sir. नहीं सर, Yes, हम sir. बोले सर, होना चाहिए। बोले सर, बोले सर, जी जी, सर जो है ये कंक्लूसिव प्रूफ पे है सर, इंडियन एविडेंस सेक्शन 112 पूरी भी पुत्र की उत्पत्ति है अगर वैवाहिक ड्यूरेशन में हुआ है, और जब तक ये साबित नहीं कर दिया जाता है कि उस बच्चे के जन्म के समय उन जो माता पिता की परस्पर पहुंच गर्भधारण के समय थी, पहले इस पर भी प्रूव करना पड़ेगा कि वहाँ जो उनके गर्भधारण के समय उनके माता पिता की पहुंच नहीं थी, तब कोर्ट अलाउ करेगा कि आप डीएनए करेंगे, बच्चे नहीं देगा तुम, जहाँ तक हम पढ़े। अगर मेरे बस में होता तो 10 में मैं आपको 11 नंबर देता। आपने परफेक्ट और एक्सलेंट बताया। हस्बैंड वाइफ है, बिल्कुल परफेक्ट। मैंने शब्द इस्तेमाल किया परफेक्ट, तो परफेक्ट शब्द इस्तेमाल करने के बाद कुछ बचता है? आपने बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा जवाब दिया। हस्बैंड वाइफ है, बर्थ हैज टेकन प्लेस ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ ए वैलिड मैरिज, और ये लेजिटिमेसी का प्रूफ का कंक्लूसिव है। सेक्शन कौन सा? 1 कितना? 112 सर। हाँ। अदरवाइज ऑल्सो पॉलिसी ऑफ लॉ क्या है? ऑल चिल्ड्रन आर बॉर्न लेजिटिमेट। होता है उसके साथ। और किसी चाइल्ड को इलिजिटिमेट डिक्लेयर कराने के लिए क्या डीएनए टेस्ट कराएंगे? अगर डीएनए टेस्टिंग कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, कोई बच्चा है, उसकी मदर क्लेम करती है किसी का बच्चा एंड ही इज इंटाइटल फॉर मेंटेनेंस, तो वहां पे एक्सेप्शनल केसेज में हो सकता। लॉ की तो पॉलिसी है इवन द लेजिटिमेट, नो चाइल्ड इज बॉर्न इलेजिटिमेट। तो किसी बच्चे को इलेजिटिमेट डिक्लेयर करने के लिए कराएंगे डीएनए इसको? हाँ, तो ये थोड़ा सा टिकलिश सा घुमा हुआ क्वेश्चन है। इसको सर क्या कहता है, हिंदू मैरिज एक्ट के ये सेक्शन 16 से भी जोड़ सकते हैं सर। देखिए, ज्यादा इंजीनियरिंग नहीं करना है वहां पे, जो मतलब आप ये मान के चले कि आप फ्रेशर हैं, इधर उधर आप वो नहीं, वो तो हम कम बोलेंगे, हम आप पूछ रहे हैं सर, मतलब आपसे मतलब उससे जुड़ सकता है। वो क्या जरूरत है? आप सीधे 112 उठा के मारिए कि कंक्लूसिव है। पूछेंगे कंक्लूसिव है तो क्या हो गया, तो सीधे बोलिए कि कोई एविडेंस उसे डिस्प्रूव करने के लिए नहीं दिया जा सकता अनलेस पार्टी प्लीड्स एंड सक्सेसफुली एस्टैब्लिश नॉन एक्सेस टू ईच अदर। तो अगर किसी चाइल्ड का विद इन कितना 280 डेज, 260 to 90 डेज,
280 दिन सर। तनु, आपका कोई डाउट था शायद बीच में रह गया था, या इज दैट आंसर्ड? सर डाउट नहीं था, आंसर के लिए। हो गया आंसर आपका या रह गया? नहीं सर, हो गया, हो गया। अब व्हाट इज एग्जामिनेशन इन चीफ? बोले सर। हाँ, सर मुख्य परीक्षा से तात्पर्य ऐसी परीक्षा है जो साक्षी की ऐसी परीक्षा जो उसे बुलाने वाले पक्षकार के द्वारा साक्षी की है। हाँ ठीक है, ठीक है, साक्षी की, ठीक है, आप सेंटेंस ठीक है, ठीक। बोलिए। पक्षकार अपने गवाह को बुलाकर उसका बयान जो दर्ज कराता, उस बयान को हम लोग मुख्य परीक्षा एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता? बोले सर। हाँ, किसी साक्षी की जब प्रति परीक्षा होती है तो मुख्य आती है, तो वो साक्षी के मुख्य परीक्षा के बाद जो डिपेंडेंट होता है उसके द्वारा उसके से किया गया जो प्रश्न किए जाते हैं उनसे मुख्य। अब जोड़ तोड़ कर दिए। अब हमेशा डिपेंडेंट ही करेगा क्रॉस एग्जामिनेशन? नहीं, डिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट नहीं बोलना चाहिए, दूसरा पक्ष बोलना चाहिए। हाँ, इसको कहिए कि जब एग्जामिनेशन इन चीफ हो जाए तो उसके बाद उस गवाह का दूसरे पक्ष के द्वारा, दूसरे पक्षकार के द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है। बस क्रॉस एग्जामिनेशन, पहले एग्जामिनेशन क्या होगा? पहले क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तब एग्जामिनेशन इन चीफ, या पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होगा? पहले एग्जामिनेशन चीफ होगा, मुख्य परीक्षा, तब क्रॉस एग्जामिनेशन। What is the purpose of cross examination? Sir, to check the veracity of the. To check the veracity, to check the credit, to impeach the credit of a witness. क्रॉस एग्जामिनेशन कौन से सिद्धांत पे बना हुआ है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ऑडी अल्टरम पार्टम। गवाह ने अपना पक्ष रखा, उन चीजों पे दूसरे पक्ष का क्या कहना है। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन का हक नहीं दिया जाएगा तो एक तरफा ही बात सुन लिया हमने, और इसी कारण से एफिडेविट इज वन साइडेड स्टेटमेंट एंड एविडेंस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। क्या एफिडेविट पे एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल है, नहीं है? शुरू में ही लिखा हुआ। तो क्रॉस एग्जामिनेशन का पर्पस आप टू ब्रिंग द ट्रूथ, इसको आप सजा के कह सकते हैं, इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस, टेस्टिंग द वेरासिटी। तो ये लीडिंग क्वेश्चन क्या होता? Sir, which itself suggests answer. क्या चीफ में लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता? नहीं So generally no sir, but if the court permits, then it can be asked. तो इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स जो होते हैं उसके रिगार्डिंग पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन चीफ में लीडिंग क्वेश्चंस, या फिर जो फैक्ट्स कोर्ट को पहले से पता है उस पे पूछा जा सकता है सर। ये थोड़ा सा एग्जामिनेशन इन चीफ में लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट हाउएवर कोर्ट में परमिट फॉर ए लीडिंग क्वेश्चन इनटू एग्जामिनेशन इन चीफ इफ द क्वेश्चन इज आइदर इंट्रोडक्टरी इंट्रोडक्टरी नेचर, और भी कुछ है। undisputed sir, undisputed sir, already उसको क्या है, the fact is already known to the court. हाँ, अदर मतलब कोर्ट का ये इंट्रोडक्टरी नेचर का है या अनडिस्प्यूटेड, तभी कोर्ट में अलाउ, अदरवाइज कोर्ट आल्सो मे नॉट अलाउ। दिस इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट इज आल्सो बाउंड बाय द लॉ। लीडिंग क्वेश्चन कब पूछे जाएंगे? During the course of cross examination. Witness to character
क्रॉस एग्जामिन हो सकता, नहीं हो सकता? हो सकता है सर, 114 इंडियन एविडेंस। यस। कैरेक्टर इंक्लूड्स रेपुटेशन, ये बात सही है या गलत? कैरेक्टर इंक्लूड्स रेपुटेशन, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? Yes, sir. सही है। हाँ, सेक्शन 55 का एक्सप्लेनेशन सर। हम थोड़ा कड़ा क्वेश्चन पूछते हैं क्या, कि ठीक है? सर ठीक है क्वेश्चन। तो हम एक तरह से आपको ये सारा रिवाइज करवा दे रहे हैं। ये हो गया एकम्प्लिस का जो लॉ है, पहले 133 था इंडियन एविडेंस एक्ट, अब 138 हो गया। क्या कोई चेंज है नए लॉ में? Yes, sir. जी सर, क्या है सर? क्या? सर वहाँ पहले वाले में असंपूर्ण का क्या होता था सर? अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी, यस। नए वाले में कोरोबोरेटेड कर दिया। यह सेक्शन 145 और 157 का पर्पस क्या होता? Sir, for the contradiction and corroboration. रिफ्रेशिंग मेमोरी कब की जाती है? रिफ्रेशिंग मेमोरी का कोई प्रोविजन है? यस सर, 159 to 159. 159। कब? अगर कोई चीज है भूल गया विटनेस विथ लैप्स ऑफ टाइम, तो ही हैज ए राइट टू गेट हिज मेमोरी रिफ्रेश। Different with the हॉस्टाइल विटनेस किसे कहता है? witness who doesn't supports the party who brings him before the court. सिविल केसेज में भी हॉस्टाइल विटनेस होता है या केवल क्रिमिनल केस में? हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब पक्षद्रोही। पक्षद्रोही। when the witness knows the deposition, तो हॉस्टाइल compared to the wishes, the person who has हॉस्टाइल विटनेस झगड़ालू होता है क्या? नहीं सर, वो जाहिर विटनेस जो उसको बुलाता है कि मेरे पक्ष में आके गवाही देगा और उसके विरुद्ध गवाही देता है, या फिर जो बोलना चाहिए, जो सत्य बताना चाहिए सर, वो बताता नहीं है। वो मतलब सच करता है बस। मैं थोड़ा मजाक में कह गया कि झगड़ालू होता है क्या। देखिए, हॉस्टाइल विटनेस, अगर किसी विटनेस का पहले कोई और स्टेटमेंट है और अदालत में आके कोई और स्टेटमेंट दे रहा, या तो उसके विपरीत दे रहा है या कुछ फैक्ट को छुपा रहा, तो ऐसे विटनेस वो हॉस्टाइल है अपने पहले वाले स्टेटमेंट से। Yes sir. मतलब हॉस्टाइल ऐसा नहीं कि वो झगड़ालू है, वो अपने पहले वाले स्टेटमेंट से हॉस्टाइल है, एंड देयरफॉर ही इज नोन एज हॉस्टाइल विटनेस। और हॉस्टाइल विटनेस को पार्टी जिसने बुलाया है वो क्रॉस एग्जामिन कर सकती है। नॉर्मली ये क्रिमिनल केसेज में होता, क्योंकि उसमें 161 के बयान वान होते। सिविल केसेज में इसका बहुत ही कम एप्लीकेशन है। अगर किसी विटनेस ने पार्टी मतलब मुकदमे प्लेंट के दौरान कोई एफिडेविट वगैरह करके दे दिया, अदालत में आया, बाद में एफिडेविट के उस बयान से मुकर गया, तो वहां भी हो सकता। लेकिन इसका डे टू डे एग्जाम्पल क्रिमिनल केसेज में ही है। और विटनेसेस टर्निंग हॉस्टाइल, यह मेजर रीजन है लो कन्विक्शन रेट का। अगर विटनेसेस हॉस्टाइल ना हो, अदालत में आके अपने बयान दें, तो हर केस में सजा होनी चाहिए। तो चूंकि ये बहुत मेजर इशू है। स्टार विटनेस किसे कहता? जो आसमान में चमकता है। नहीं सर, जहाँ तक समझ पा रहे हैं
मतलब बहुत अच्छा जो साक्षी होता है जिसका फिर गलत, मैं फिर गलत। जिसके बयान पे अदालत का फैसला निर्भर हो on whose statement or testimony the court conviction हाँ, on whose can be given. हाँ, on whose testimony court may reach upon a conclusion, उसी को स्टार विटनेस या मुख्य विटनेस, स्टर्लिंग विटनेस Sterling witness. और भी विटनेस के sterling witness पता रहता है। हाँ, तो अब विटनेसेस के कई तरह के कैटेगरीज हैं, लोगों ने अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से वो कैटेगराइज कर रखा। आपसे मैक्सिमम स्टार या स्टर्लिंग विटनेस जिसकी गवाही पे बहुत कुछ निर्भर करता है, उसे स्टार या स्टर्लिंग। कोई एविडेंस एडमिट नहीं होना चाहिए, एडमिट हो गया, या कोई एविडेंस रिजेक्ट होना चाहिए, रिजेक्ट होने की बजाय एडमिट हो गया, तो क्या इस बेस पे नया ट्रायल हो सकता है? नहीं सर, जब तक जो भी ऐसा तो उसको लिया गया या छोड़ दिया गया है, इसी के कारण जब तक कि केस के बुरा लोगों का कोई निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों है? अगर कोई एविडेंस वाज improperly rejected or admitted, तो you have remedy, go into the appeal, fight to fresh trial। ट्रायल कंक्लूड संपन्न होने में कितना सरकारी मशीनरी लग गई, कितना समय लग गया, खर्चा लग गया। तो ये एविडेंस अगर इम्प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट हो गया या रिजेक्ट हो गया, एंड यू आर एग्रीड, गो एंड फाइल अपील। क्या ऐसा भी हम लोग समझने के लिए कह सकते हैं या नहीं कह सकता? जी सर। तो बाय दिस वे एविडेंस एक्ट इज कंक्लूडेड। कल हम लोग आईपीसी के कुछ सेक्शन, आईपीसी तो ऑलमोस्ट हम लोग कंक्लूड कर चुके हैं पहले के क्लासेज में। आईपीसी जो रिमेनिंग पोर्शन है वो सारा कंक्लूड करेंगे। अब समय कम है, एक दिन एक सब्जेक्ट, और क्वेश्चन हम पोस्ट करते रहेंगे। आईपीसी से 4 मेजर है आपका, 34 अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अनलॉफुल असेंबली, और इस पे हम लोगों ने फुल लेंथ किया है। पिछले यूट्यूब वाले वीडियो जो वगैरह वो सब आप देख लीजिएगा। और अगर आईपीसी बीएनए से बात हो तो ये रहेगा ही रहेगा। सर एक क्वेश्चन था हाँ। हाँ 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 बोलिए। सर वो हम सुन नहीं पाए थे, वो कौन क्या था क्वेश्चन? 140 से रिलेटेड। 140 से रिलेटेड सर कैरेक्टर के रिगार्डिंग। हाँ हाँ, कैन ए विटनेस ऑफ कैरेक्टर बी क्रॉस एग्जामिन? कोई आदमी आता है, अक्यूज ने उसे बुलाया और कहा कि अक्यूज का प्रीवियस हमेशा बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर था। स्कूल का प्रिंसिपल आता है, कॉलेज का प्रोफेसर आता है, कहता है कि पर्सनली जानते हैं, कभी किसी से लड़ाई नहीं करी और बहुत ही इसका बढ़िया कैरेक्टर था। तो क्या वो लोग क्रॉस एग्जामिन नहीं होंगे? किया जाएगा सर, क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा। प्रोविजन क्या है? Sir, if a bad character is in itself in question, then it can be, then good character can be given. So ये side 50. वो देखिए, डोंट टेक टू मच ऑफ द थिंग्स टुगेदर, उससे कंफ्यूजन होगा। 153 इज समथिंग एल्स, और अभी समय बहुत कम है, टीचिंग तो नहीं हो सकती सेक्शन बाय सेक्शन। कैरेक्टर के विटनेस को क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता, बैड कैरेक्टर तो रेलिवेंट ही नहीं है अनलेस अंटिल गुड कैरेक्टर का एविडेंस ना दिया जाए। प्रीवियस कमीशन एंड प्रीवियस कन्विक्शन इज समथिंग एल्स। सर वही सही बोल रहे थे कि सेक्शन 54 में दिया है प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलिवेंट एक्सेप्ट इन रिपोर्ट। हाँ, तो रिप्लाई कब? जब प्रीवियस गुड कैरेक्टर को क्लेम किया जाएगा तो प्रीवियस बैड कैरेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता। अगर प्रीवियस गुड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दिया गया है तो प्रीवियस बैड कैरेक्टर का भी एविडेंस नहीं दिया। हाँ तो भी नहीं दिया जाएगा।
और कैरेक्टर विटनेस में भी क्रॉस एग्जामिन, और इसीलिए क्लैरिटी के लिए लिख दिया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में। नहीं भी लिखता तो कैरेक्टर का विटनेस वैसे भी ही हैज टू बी क्रॉस एग्जामिन। मैं थोड़ा सा एक दो लाइन और बता दूं, क्रॉस एग्जामिनेशन का स्कोप बहुत बड़ा है। दे आर इवन, मतलब इवन इफ इररिलेवेंट को आप देखते हैं पूरे एविडेंस एक्ट में, व्हाट क्वेश्चन में बी आस्क्ड, व्हाट क्वेश्चन में नॉट बी आस्क्ड, इनडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चन विल बी नॉट अलाउड बाय द कोर्ट। तो ये बहुत सारी चीजें, तो लॉ ये निकल गया है कि टू इम्पीच द क्रेडिट ऑफ विटनेस समटाइम्स इवन इररिलेवेंट क्वेश्चन आल्सो मे बी आस्क्ड। तो मतलब यहाँ तक है क्रॉस, और हर लीगल प्रोफेशनल खासकर लिटिगेशन में क्रॉस एग्जामिनेशन एक बहुत बड़ा हथियार होता है। ये डबल एज सोर्ड है, ये उल्टा भी जा सकता है, आपके फेवर में भी जा सकता। तो ये मास्टरी ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन पे मार्केट में जितनी किताबें हैं 0/0 हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन को आप किताबों से नहीं सीख सकते। जैसे आपको गाड़ी ड्राइव करना है तो ड्राइविंग की चाहे जितनी मर्जी किताब पढ़ ले, उससे आप ड्राइवर नहीं हो पाएंगे। ड्राइवर आप तभी बनेंगे जब गाड़ी आप लेके रोड पे चलाएंगे, किसी के साथ उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो क्रॉस एग्जामिनेशन किताबों से जीवन में कभी नहीं हो सकता। और जब आप क्रॉस एग्जामिन करेंगे, देखेंगे, वॉच करेंगे, खुद करेंगे, तो धीरे धीरे जाके सीखेंगे। प्लीडिंग कुछ हद तक आप किताबों से पढ़ के कुछ हद तक ठीक कर सकते हो। क्रिमिनल लॉ में प्लीडिंग का स्कोप कम है, ज्यादा है? क्रिमिनल लॉ में प्लीडिंग का स्कोप कम है, ज्यादा है? बहुत ही कम है। चार्जशीट के अलावा या कंप्लेंट के अलावा और कुछ प्लीडिंग भी नहीं है। कंप्लेंट फाइल होता है। सिविल केस में अगर कोई पिटीशन या प्लेंट हो तो रिटन स्टेटमेंट या रिप्लाई फाइल होता है। क्रिमिनल केस में प्लीडिंग का स्कोप काफी कम है। इंटरव्यू से पैनिक मत होइए। आपको एक सेशन फ्री दिया गया है, 1-to-1 सेशन। हम बहुत जल्द, आप लोग केवल हमारे फोन कॉल मतलब थोड़ा टाइमली आप वो रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा। बहुत सारा आप देख ही रहे हैं कितने बच्चे लोग हैं। बहुत सारे बच्चों ने 1-to-1 पर्सनल सेशन ज्वाइन किया है, उनका भी चल रहा। आज ग्रुप में हमने किसी का पोस्ट भी किया, देखा था। उनमें से कोई वीडियो आप लोगों ने कैसा है उनका वो क्वेश्चन, उस तरीके का एक्सरसाइज? हाँ, तो इसी तरह से अब देखिए, अब हर लोगों को अब जैसी जैसी जिसकी आवश्यकता हो, अगर आपको चाहिए तो पहले अपना टाइम स्लॉट बुक कर लीजिएगा, बाद में भीड़ हो जाए ज़्यादा। अब हमारे यहाँ तो 10 लोग हैं फैकल्टी मेंबर्स, लेकिन हम तो लिमिटेड ही टाइम दे पाएंगे ना। अब पता नहीं, मेरे को नहीं लगता अब हमको तो बाकी लोग भी बहुत क्वालिफाइड हैं फैकल्टी मेंबर्स, बहुत अच्छा है उनका रिकॉर्ड। लेकिन अब हम लोग भी तो डिस्ट्रीब्यूट कर, मतलब अकेले हम कितने बच्चे लोगों का करा पाएंगे? दिस इज नॉट पॉसिबल। आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे थोड़ा बहुत हम भी कंट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हम लोगों का आइडिया है कि प्रीवियस ईयर वाले इंटरव्यू के क्वेश्चन कर लें तो हमारा इंटरव्यू अपने आप ही शानदार हो जाएगा। तो ठीक है, with these things, thanks for attending session tonight. See you tomorrow. Good night.